साथियों, आप सभी का विजन ज्ञान प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर को देखेंगे तथा उनसे संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं की विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चर्चा को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं भारत का राष्ट्रीय एआई पोर्टल, अर्थात भारत का जो अभी हाल ही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संबंधित जो पोर्टल जारी किया गया उसके संबंध में। तो यह इसको कह सकते हैं नेशनल एआई पोर्टल ऑफ इंडिया। तो केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रसारण मंत्रालय ने www.ai.gov.in नामक भारत का राष्ट्रीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता अर्थात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल लॉन्च किया है। यह पोर्टल जो है केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रसारण मंत्रालय और आईटी उद्योग द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। अब इसको संचालित कौन करेगा? तो केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रसारण मंत्रालय के राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन और आईटी उद्योग निकाय नेस्कॉम मिल करके इस पोर्टल को चलाएंगे। अब यह नेस्कॉम क्या है? तो नेस्कॉम के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। तो नेस्कॉम, जिसका पूरा नाम है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज, यह भारत के सूचना प्रौद्योगिकी तथा बीपीओ का एक व्यापारिक संघ है और इसकी स्थापना वर्ष 1988 में हुई थी और यह एक लाभ निरपेक्षता नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन या संस्था है। अब हम लोग पोर्टल की बात और कर लेते हैं। तो यह जो पोर्टल बनाया गया है, यह पोर्टल भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित संसाधनों के साझाकरण करने हेतु तथा भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संबंधित विकास के लिए एक वन स्टॉप जो है डिजिटल प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य करेगा। ये एक स्टॉप डिजिटल प्लेटफॉर्म मतलब क्या है कि यहाँ पर एक ही प्लेटफॉर्म पर जो है सारे एआई अर्थात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संबंधित जो भी संसाधन हैं या इनसे संबंधित जो भी जानकारियाँ आपको यहाँ पर उपलब्ध हो जाएंगी और इससे इसको लोगों से साझा किया जाएगा, जिससे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में भारत को आगे बढ़ाया जा सके। तथा यह जो पोर्टल है यह दस्तावेजों, केस स्टडी, शोध रिपोर्टों आदि को भी साझा करेगा जो कि एआई अर्थात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित होंगे। और इस पोर्टल लॉन्च के अवसर पर इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री ने युवाओं के लिए एक राष्ट्रीय कार्यक्रम जिसका नाम है युवाओं के लिए जिम्मेदार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इस कार्यक्रम को भी लॉन्च किया है। अब इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? तो इस कार्यक्रम का उद्देश्य देश के युवा छात्रों को एक मंच प्रदान करना ताकि उन्हें नए युग के तकनीकी दिमाग, प्रासंगिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कौशल विकास एवं आवश्यक एआई टूल सेट तक पहुंच प्रदान करना ताकि उन्हें भविष्य के लिए डिजिटल रूप से तैयार किया जा सके। आगे चलते हैं। आगे है मेरा जीवन मेरा योग या माई लाइफ माई योगा। तो यह क्या है? तो 31 मई 2020 को प्रधानमंत्री ने राष्ट्र के प्रति मन की बात संबोधन के दौरान मेरा जीवन मेरा योग या माई लाइफ माई योगा, इसे जीवन योग भी कहा जाता है, इस नाम का एक वीडियो ब्लॉगिंग प्रतियोगिता की घोषणा की। तो माई लाइफ माई योगा यह क्या है? एक वीडियो ब्लॉगिंग प्रतियोगिता है और इसको प्रारंभ किसके द्वारा किया गया? तो यह आयुष मंत्रालय और भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद अर्थात ICCR का यह एक संयुक्त प्रयास है, मतलब इन दोनों के द्वारा इसको प्रारंभ किया गया है। तो दोनों याद रखिएगा, आयुष मंत्रालय और किसके साथ? भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद अर्थात ICCR के द्वारा। अब इसका उद्देश्य क्या है? तो इस वीडियो ब्लॉगिंग प्रतियोगिता का जो उद्देश्य है वो योग के बारे में लोगों में जागरूकता उत्पन्न करना और आगामी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2020 जो कि 21 जून को होने वाला है, इसके अवलोकन में सक्रिय भागीदार बनने के लिए लोगों को प्रेरित करना है। 21 जून 2020 को छठा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा, जबकि जो पहला योग दिवस मनाया गया था, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस वो मनाया गया था 2015 में, 21 जून 2015 में। अब थोड़ा सा यह जो 21 जून है, इस तारीख के बारे में थोड़ी सी और चर्चा कर लेते हैं कि इस 21 जून का महत्व क्या है। तो 21 जून को क्या होता है? कर्क संक्रांति होती है और पृथ्वी की कर्क संक्रांति की अवस्था की 3 विशेषताएं होती हैं। कौन कौन सी विशेषता होती है? पहली इसकी विशेषता होती है कि इस अवस्था में सूर्य की सीधी किरणें जो होती हैं वो कर्क अक्षांश अर्थात जो कैंसर लाइन होती है तो कर्क अक्षांश पर पड़ती है और कर्क अक्षांश पर पृथ्वी की क्या हो जाती है? सबसे गर्म अक्षांश बन जाती है। मतलब जो कर्क अक्षांश जो आपकी होती है, जो कैंसर एल्टीट्यूड होता है, वो सबसे गर्म अक्षांश बन जाती है। दूसरी चीज़ कंडीशन क्या होती है कि इस अवस्था में दक्षिणी गोलार्ध की तुलना में उत्तरी गोलार्ध को सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊष्मा की मात्रा बहुत अधिक होती है। ये पृथ्वी है तो इसको यदि यहाँ विषुवत रेखा से बांटेंगे तो ये आपका उत्तरी गोलार्ध हो गया और उधर वाला साउथ गोलार्ध या दक्षिणी गोलार्ध।
तो इस अवस्था में क्या होता है, दक्षिणी गोलार्ध की तुलना में उत्तरी गोलार्ध को सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊष्मा की मात्रा बहुत अधिक होती है। इसलिए इस अवस्था में उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होती है और दक्षिणी गोलार्ध में इस समय क्या होता है, शीत ऋतु पाई जाती है। इसके अलावा तीसरी विशेषता क्या होती है कि 21 जून को विषुवत रेखा के सहारे रात और दिन की लंबाई क्या होती है, बराबर पाई जाती है। तथा यदि हम उत्तरी गोलार्ध में रात और दिन की लंबाई के संबंध में और चर्चा करें तो 21 जून को कर्क अक्षांश के सहारे जो आपका 23 डिग्री नॉर्थ की जो रेखा होती है, यही आपकी कर्क अक्षांश होती है। तो कर्क अक्षांश के सहारे 21 जून को के दिन जो होते हैं वो सबसे लंबी होती हैं और रातें छोटी पाई जाती हैं। तो इस प्रकार से पूरे वर्ष में उत्तरी गोलार्ध में जो सबसे लंबा दिन होता है वो कौन सा होता है, 21 जून होता है। तो इस दिन पूरा दिन जो होता है सूर्य जल्दी निकलता है और ढलता लेट से है और रात क्या होती है, छोटी होती है। जबकि 66.5 डिग्री नॉर्थ अक्षांश और इसके उत्तर में, मतलब ये और इसके उत्तर में और जाएंगे तो स्थित जितने भी अक्षांश होते हैं वहाँ पर 24 घंटे का दिन पाया जाता है। अब इसको ऐसे समझ सकते हैं कि यदि इस अवस्था में, मतलब ये जो कर्क संक्रांति की अवस्था होती है, इस अवस्था में उत्तरी गोलार्ध में आप विषुवत रेखा था 0 डिग्री की जो अक्षांश रेखा होती है, विषुवत रेखा से उत्तरी ध्रुव की ओर यात्रा करते हैं तो जैसे जैसे उत्तरी ध्रुव के निकट पहुंचते हैं दिन क्या होता है, लंबे होती जाती हैं और रात क्या होती है, छोटी होती जाती हैं। और 66.5 डिग्री नॉर्थ जैसे ही आप क्रॉस करते हैं, अक्षांश पार करने पर दिन जो होते हैं वो 24 घंटे के हो जाते हैं। मतलब वहाँ पर सूर्य जो है वो अस्त ही नहीं होता है, 24 घंटे सूर्य निकला रहता है। तथा नॉर्वे नामक देश जो कि 66.5 डिग्री नॉर्थ की अक्षांश पर स्थित है, तो वहाँ पर 21 जून को क्या होता है, वहाँ 24 घंटे का दिन हो जाता है और रात के 12 बजे भी सूर्य दिखाई पड़ता है। इसलिए नॉर्वे को अर्धरात्रि के सूर्य वाली स्थल या लैंड ऑफ मिडनाइट सन भी कहते हैं। तथा नॉर्वे के अलावा निम्न कई सारे ऐसे देश हैं जो 66.5 डिग्री नॉर्थ अक्षांश पर स्थित होते हैं और इसलिए इन देशों में भी 21 जून को अर्धरात्रि का सूर्य दिखाई पड़ता था। केवल नॉर्वे में भी ऐसी घटना नहीं होती। इसके अलावा जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका का जो अलास्का प्रांत है, इसके अलावा कनाडा में, ग्रीनलैंड, नॉर्वे तो है ही है, स्वीडन, फिनलैंड तथा रूस, यहाँ पर भी जो है इनके कुछ इलाकों में जो 66.5 डिग्री नॉर्थ के उत्तर में पड़ते हैं वहाँ पर 24 घंटे का दिन पाया जाता है। इसके अलावा यहाँ पर एक चीज़ और चर्चा कर लेते हैं, उत्तरायण और दक्षिणायन। जैसा कि आप लोगों ने सुना होगा उत्तरायण और दक्षिणायन का, तो यह होता क्या है कि यह कहा जाता है कि सूर्य का उत्तरायण या दक्षिणायन होना, यह महाभारत में भी काफ़ी चर्चा में रहा था। तो इसको थोड़ा समझ लेते हैं। होता क्या है कि 21 जून से 22 से लेकर के 22 दिसंबर तक जब सूर्य की सीधी किरणें, तो 21 जून से 22 दिसंबर का 6 महीने हो जाएंगे, तो 21 जून से 22 दिसंबर तक जब सूर्य की सीधी किरणें कर्क रेखा से मकर अक्षांश की ओर विस्थापित होती हैं, मतलब कर्क अक्षांश से मकर रेखा अक्षांश की ओर जाती हैं, तो इस अवस्था को सूर्य का दक्षिणायन की अवस्था कहा जाता है। इसके विपरीत 22 दिसंबर से 21 जून तक का जिस समय सूर्य की सीधी किरणें मकर रेखा से कर्क अक्षांश की ओर विस्थापित होती हैं, मतलब वहाँ पर क्या होता है, 22 दिसंबर को जो सूर्य की सीधी रेखा होती है मकर रेखा पर होती है, तो मकर रेखा से कर्क अक्षांश की ओर विस्थापित हो रही होती हैं, तो इस अवस्था को सूर्य की उत्तरायण की अवस्था कहते हैं। तो याद रखिएगा दक्षिणायन में क्या होता है, 21 जून जो कि आपका ये योग दिवस मनाया जाएगा, तो इस 21 जून से लेकर के 22 दिसंबर तक सूर्य की किरणें अब क्या होंगी, मकर रेखा, अभी तो कर्क रेखा पर सबसे तेज होंगी, यहाँ से वो धीरे धीरे मकर रेखा की तरफ जाएंगी, तो इसको क्या कहते हैं, दक्षिणायन कहते हैं। और जब 22 दिसंबर से 21 जून तक सूर्य की सीधी किरणें मकर से कर्क अक्षांश की ओर चलती हैं, विस्थापित हो रही होती हैं, तो उसे उत्तरायण कहते हैं, अर्थात उत्तर की तरफ। यहाँ पर आप देखें कर्क रेखा से क्या हो रहा है, मकर की तरफ, तो दक्षिण की तरफ जाएगा तो दक्षिणायन हो जाएगा। और उत्तरायण में क्या होगा, आपका मकर रेखा उत्तर में दक्षिण में पड़ेगा और किधर जाती है, कर्क रेखा, मतलब उत्तर की तरफ जाती है, तो वो उत्तरायण कहलाएगा। अब आगे आते हैं, यह जो वीडियो ब्लॉगिंग प्रतियोगिता है इसके बारे में और बात कर लेते हैं। तो इस प्रतियोगिता में विश्व भर से कोई भी व्यक्ति भाग ले सकता है। ऐसा नहीं है कि केवल भारत के ही लोग भाग ले सकते हैं, पूरे विश्व से कोई भी व्यक्ति इसमें भाग ले सकता है। और इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए 3 योगाभ्यासों जैसे कि आसन, क्रिया, बंद, प्राणायाम और मुद्रा पर एक 3 मिनट का वीडियो अपलोड करना होगा और उसमें प्रतिभागियों को, जो भी उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनको यह संदेश भी शामिल करना होगा कि इन योगाभ्यासों से जिनको उन्होंने उस वीडियो में डाला, अपलोड किया है,
उन योगाभ्यासों से उनके जीवन को क्या प्रभाव पड़ा, मतलब उनके जीवन को उसने कैसे प्रभावित किया है। और यह प्रतियोगिता जो है यह फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों के माध्यम से जन भागीदारी का समर्थन करेगी। मतलब इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों के साथ कि अधिक से अधिक जो लोग हैं वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और इस प्रतियोगिता में जो प्रथम 3 विजेता होंगे उनको पुरस्कार के रूप में क्रमशः 1 लाख रुपये, 50,000 रुपये और 25,000 रुपये प्रदान करने की भी घोषणा की गई है। अब थोड़ी सी चर्चा हम लोग बात कर लेते हैं भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ICCR, क्योंकि ये आयुष मंत्रालय और भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद इन दोनों का संयुक्त प्रोग्राम है या इसको हम लोग कहते हैं इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन। इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो इसकी स्थापना जो है 9 अप्रैल 1950 को स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने की थी। और इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में। अब प्रश्न उठता है कि इसका उद्देश्य क्या रहा है इसको स्थापित करने का। तो यदि इसके उद्देश्यों की चर्चा करें तो इसके कई सारे उद्देश्य हैं, जैसे कि भारत के अन्य देशों के साथ सांस्कृतिक संबंधों से संबंधित नीतियों एवं कार्यक्रमों के निर्माण तथा कार्यान्वयन में सक्रिय रूप से भाग लेना। इसके अलावा भारत एवं अन्य देशों के बीच सांस्कृतिक संबंधों तथा आपसी समझ को बढ़ावा देना तथा विभिन्न देशों एवं नागरिकों के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देना इसके प्रमुख उद्देश्यों में शामिल है। तथा भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद जो है यह सांस्कृतिक कूटनीति के माध्यम से भारत की विदेश नीति को एक सुदृढ़ आधार प्रदान करने का कार्य करती है। तथा 9 अप्रैल 2020 को ICCR ने अपना यह जो भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद है इसने अपना 17वां जो है स्थापना दिवस मनाया। क्यों? क्योंकि इसकी स्थापना कब हुई थी? 9 अप्रैल 1950 को हुई, तो 70 वर्ष पूरे हो गए हैं। आगे चलते हैं, आगे बात कर लेते हैं लोकसभा नियम 266 और 267 के संबंध में। तो यह प्रश्न उठता है कि हाल ही में यह नियम चर्चा में क्यों आ गए, इन नियमों की चर्चा क्यों करनी पड़ रही है। तो हुआ यह कि राज्यसभा सचिवालय ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पैनल एक समिति की बैठक में शामिल होने के लिए गृह मंत्रालय की जो स्थायी समिति थी, गृह मामलों की स्थायी समिति के सदस्यों को अनुमति देने से इनकार कर दिया था। तो इस वजह से चर्चा में आया। अब प्रश्न उठता है कि इनकार किस बेसिस पे किया है। तो समिति में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठकों की अनुमति नहीं दिए जाने का जो मुख्य कारण बताया गया, इसे कहा गया कि इससे गोपनीयता के सिद्धांत का उल्लंघन होता है और इस तरह के आयोजनों में अकेले बैठे सदस्य की कोई गारंटी नहीं होता कि मतलब जो व्यक्ति वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है कि वह अकेले है या नहीं है। अब देख लेते हैं कि इसके संबंध में लोकसभा के नियम क्या कहते हैं। तो इसीलिए हमें लोकसभा के नियम 266 और 267 की चर्चा करनी है। तो सबसे पहले यदि हम लोकसभा के नियम 267 की बात करें तो इसमें बताया गया है कि समिति की बैठकें जो हैं वो संसद भवन में ही होंगी। जो भी संसदीय समिति की बैठकें हैं ये संसद भवन में ही होंगी। हालांकि अध्यक्ष के पास पावर है कि वह उन बैठकों का स्थान बदल सकता है, मतलब वो कहीं और भी इन बैठकों को आयोजित कर सकता है। इसके अलावा जो नियम या रूल 266 है इसके अनुसार यह कहा गया है कि सभी समिति की जो संसदीय समिति की बैठकें होंगी ये निजी तौर पर आयोजित की जानी चाहिए। निजी तौर पर आयोजित की जाए मतलब कि कहीं सार्वजनिक स्थान पर नहीं, मतलब ऐसा कि गोपनीयता बरकरार रहे। तो निजी तौर पर आयोजित की जानी चाहिए जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठकों का एक वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध कराती है। मतलब यहाँ पर इस नियम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ऐसे बैठकों को आयोजित करने पर रोक नहीं बताई गई है। लेकिन शर्त इसमें यह है कि यह अनिवार्य है कि समिति की बैठकों में सरकार द्वारा साझा की गई जानकारी की गोपनीयता की रक्षा होनी चाहिए। इसलिए यह तर्क दिया गया जो अभी सचिवालय ने दिया है कि इसलिए यह तर्क दिया गया कि जब समिति के सदस्य विभिन्न संस्थानों में कार्य करते हों तब आभासी बैठकों में, मतलब इस प्रकार की जो वर्चुअल तरीके से जो बैठकें होंगी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, इसमें गोपनीयता की रक्षा करना मुश्किल हो सकता है। अब यहाँ पर जब समितियों की बात हुई तो थोड़ी चर्चा हम लोग यह जो संसदीय समिति हैं इनके बारे में थोड़ी चर्चा हम लोग कर लेते हैं। एक सेकंड यहाँ पर आ जाते हैं। ये रहा आपका संसदीय समितियाँ। तो संसदीय समितियों की बात करें तो ये 2 प्रकार की होती हैं। संसदीय समितियाँ जो होती हैं ये 2 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? एक स्थायी समिति होती है और एक तदर्थ समिति होती है। तो दोनों में अंतर क्या होता है? स्थायी समिति इसका मतलब यह स्थायी प्रकृति की होती है, जो ये परमानेंट होती है, जो निरंतरता के आधार पर कार्य करती है और जिनका गठन प्रत्येक वर्ष अथवा समय समय पर किया जाता है। तो ये 1 वर्ष के लिए इनको गठित किया जाता है, 1 वर्ष बाद ये
समाप्त होती हैं और फिर से गठित की जाती हैं। मतलब ये प्रत्येक वर्ष इनका गठन होता है, इसलिए क्या है, स्थायी है। इसके अलावा ये तदर्थ समिति की बात करें तो तदर्थ समिति जो होती है अस्थायी प्रकृति की होती हैं। मतलब कोई ज़रूरी नहीं कि इस वर्ष अगर इनको गठित किया गया है तो अगले वर्ष भी इनको गठित किया जाएगा, तथा जिस प्रयोजन से इनका गठन किया जाता है वह समाप्त होते ही इनका कार्यकाल भी समाप्त हो जाता है और ये अस्तित्व में नहीं रहती हैं। तो हो सकता है अगली बार किसी दूसरे प्रयोजन पे इस तरह की समिति गठित की जाए। इसके अलावा कार्य की प्रकृति के आधार पर जो स्थायी समितियां होती हैं उनको 6 वर्गों में उनका वर्गीकरण किया जा सकता है। अब ये 6 वर्ग कौन कौन से हैं? तो इसके अंतर्गत पहली जो स्थायी समिति आती है उसमें आती है वित्त समितियाँ। वित्त समिति में 3 महत्वपूर्ण समितियाँ आती हैं। कौन कौन सी? एक लोक लेखा समिति है, दूसरा प्राक्कलन समिति है, तीसरी सार्वजनिक उद्यमों के लिए गठित समिति। इन तीनों के बारे में परीक्षा में रह रहकर प्रश्न बनता रहता है। तो लोक लेखा समिति की बात करें तो इसमें सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 22 होती है। इन 22 में से 15 सदस्य लोकसभा से और 7 सदस्य कहाँ से होते हैं? आपके राज्यसभा से लिए जाते हैं। और इसकी जो अध्यक्षता है वो विपक्षी दल के नेता के द्वारा की जाती है। प्राक्कलन समिति, इसमें 30 सदस्य होते हैं और 30 के 30 जो होते हैं वो लोकसभा से चुने जाते हैं और इसकी अध्यक्षता जो होती है वो जो सरकार होती है, मतलब जो सत्ता पक्ष होता है, सत्ता पक्ष के व्यक्ति के द्वारा किया जाता है। तथा जो तीसरी समिति है सार्वजनिक उद्यमों के लिए गठित समिति, इसमें भी 22 सदस्य होते हैं जिसमें से 15 लोकसभा के और 7 राज्यसभा से होते हैं। इसके अलावा इस दूसरी जो स्थायी समिति में आती है विभागीय स्थायी समिति होती है, तीसरी जांच समिति होती है, चौथी जो होती है वो परीक्षण एवं नियंत्रण के लिए गठित समिति होती है, पांचवी है सदन के दैनंदिन कार्यों अर्थात दिन प्रतिदिन के कार्यों संबंधित जो समितियां हैं वो है, छठा है सदन समिति अथवा सेवा समिति। अब ये तदर्थ समिति की बात करें तो तदर्थ समितियां को 2 कोटि में विभाजित किया जाता है। मतलब ये 2 प्रकार की होती हैं, एक जांच समितियां होती हैं और दूसरी सलाहकार समितियां होती हैं। तो यहाँ पर हमने कुछ जो संसदीय समिति थोड़ी सी चर्चा हमने इसके बारे में की। अब आगे चलते हैं राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 के संबंध में। तो कॉन्टेक्स्ट यह है कि बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया BFI द्वारा रजत पदक विजेता अमित पंघाल और विकास कृष्ण को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 के लिए नामित किया गया है। तथा ये जो अमित पंघाल हैं ये वर्ष 2019 में विश्व चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाले भारत के पहले पुरुष मुक्केबाज बने हैं। इसके अलावा ये बॉक्सिंग फेडरेशन इंडिया ने अर्जुन पुरस्कार 2020 के लिए विश्व कांस्य विजेता खिलाड़ी लोवलीना बोर्गेहैन और सिमरनजीत कौर एवं मनोज कौशिक को नामित किया है। इसके अलावा BFI ने द्रोणाचार्य पुरस्कार 2020 के लिए महिला खिलाड़ियों के राष्ट्रीय कोच मोहम्मद अली कमर और सहायक कोच छोटेलाल यादव को नामित किया है। तथा BFI ने ध्यानचंद पुरस्कार के लिए वर्ष 2008 की एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक विजेता और 2 बार के विश्व चैंपियनशिप की रजत पदक विजेता उषा नागशेट्टी को नामित किया है। तो यहाँ पर हमारे लिए किसको नामित किया गया है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ही नहीं, क्योंकि अभी इनको पुरस्कार नहीं मिला है। हमारे लिए जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है, अर्जुन पुरस्कार है, द्रोणाचार्य और ध्यानचंद पुरस्कार जो हैं ये क्या हैं और कब से प्रारंभ किए गए हैं, ये परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। तो इनके बारे में एक बार हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की सबसे पहले बात करें तो यह भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान है और इसकी शुरुआत 1991-92 की गई थी और युवा एवं खेल मामलों के मंत्रालय द्वारा प्रतिवर्ष इसको प्रदान किया जाता है। तो याद रखिएगा जो ये चारों जो खेल रत्न पुरस्कार हैं या जो पुरस्कार चारों जो खेल संबंधित हैं ये युवा एवं खेल मामलों के मंत्रालय के द्वारा ही प्रदान किए जाते हैं। और यह जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है इसमें विजेता को एक पदक, एक प्रमाण पत्र और 7.5 लाख रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाता है। अब बात कर लेते हैं अर्जुन पुरस्कार की। तो अर्जुन पुरस्कार क्यों दिया जाता है? तो यह खेलों में उत्कृष्ट उपलब्धि को मान्यता देने के लिए, यदि किसी व्यक्ति ने खेल में कोई उत्कृष्ट उपलब्धि हासिल की है तो उसको मान्यता देने के लिए अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। और इसकी शुरुआत कब की गई थी? सबसे पहले यही पुरस्कार प्रारंभ किया गया था 1961 में और इसके तहत विजेताओं को 5 लाख रुपए का नगद पुरस्कार, अर्जुन की कांस्य प्रतिमा और एक प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है। अब बात कर लेते हैं द्रोणाचार्य पुरस्कार की। तो द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है यह भारत का स्पोर्ट्स कोचिंग अवार्ड है तथा यह खेलों में उत्कृष्ट प्रशिक्षण देने के लिए वार्षिक तौर पर दिया जाता है। जो कोच होते हैं उनको दिया जाता है और इसकी शुरुआत जो है 1985 में हुई थी और इसके तहत विजेता को कांस्य की बनी हुई गुरु द्रोणाचार्य की एक प्रतिमा, एक प्रमाण पत्र और औपचारिक पोशाक और 5 लाख रुपए प्रदान किए जाते हैं। अब बात कर लेते हैं ध्यानचंद पुरस्कार की। तो ध्यानचंद पुरस्कार जो है यह
किसी खिलाड़ी की जो उसने अपने जीवन भर में जो एक उपलब्धि हासिल की, मतलब आजीवन उपलब्धि के लिए यह एक प्रमुख खेल पुरस्कार सम्मान थी। याद रखिएगा, ध्यानचंद सम्मान जो है यह आजीवन उपलब्धि के लिए प्रदान किया जाता है और इसकी शुरुआत वर्ष 2002 में हुई थी और इसमें विजेता को एक प्रतिमा, एक प्रमाण पत्र और औपचारिक प्रोत्साहन और 5 लाख रुपए का पुरस्कार दिया जाता है। आगे चलते हैं, आगे बात कर लेते हैं अरब सागर में चक्रवात निसर्ग के बारे में। तो कॉन्टेक्स्ट यह है कि भारत मौसम विज्ञान विभाग या इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट IMD ने महाराष्ट्र तथा गुजरात में चक्रवात निसर्ग के कारण खराब मौसम की चेतावनी जारी की है और इसको लेकर के रेड अलर्ट जारी किया है। तो हुआ क्या है, हाल ही में अरब सागर में भारत के मध्य पश्चिम तटीय क्षेत्र में अवदाब, जिसको इंग्लिश में कहते हैं डिप्रेशन क्षेत्र का निर्माण हुआ है, मतलब निम्न दाब क्षेत्र का निर्माण हुआ है, जिससे कि यहाँ पर हवा की गति तेज हुई है तथा IMD ने विक्षोभ को वर्तमान में अवदाब या डिप्रेशन के रूप में या इसकी श्रेणी में वर्गीकृत किया है। मतलब अभी हवाओं की जो गति है यह धीरे है, हालांकि अवदाब की तीव्रता में लगातार वृद्धि हो रही तथा यह लगातार उत्तर तथा उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ रहा है। तो अभी यह क्या है, इसकी गति कमज़ोर है और ये जैसे जैसे इसकी गति बढ़ती जाएगी तो यह चक्रवात में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब एक कह सकते हैं कि चक्रवात की यह क्या है, प्रारंभिक अवस्था है अवदाब। तथा अवदाब की तीव्रता में वृद्धि होने पर यह जो है, इसके बाद यह इसकी जो दूसरी कैटेगरी होती है यह गहन अवदाब अर्थात डीप डिप्रेशन में, तथा उसके आगे यह चक्रवात में इसके बदलने की संभावना है। जब यह चक्रवात में बदल जाएगा तो इस चक्रवात का जो नाम है, इसे क्या नाम दिया गया है, निसर्ग नाम दिया जाएगा। तथा जो भारत मौसम विज्ञान विभाग अर्थात IMD है, इसके द्वारा चक्रवातों को बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर में बनने वाली निम्न दाब प्रणाली तथा उनकी नुकसान की क्षमता के आधार पर इनको वर्गीकृत किया जाता है। अब इनका वर्गीकरण एक बार देख लेते हैं किस प्रकार से वर्गीकरण होता है। तो ये जो विक्षोभ के प्रकार होते हैं, जो सबसे निम्न स्तर पर जो होता है वो आपका न्यून दाब होता है या लो प्रेशर। इस समय क्या होती है, वायु की जगह गति होती है वो 31 किलोमीटर पर आवर से कम होती है। फिर आपका आता है अवदाब, जिसकी चर्चा हम लोग कर रहे थे, डिपर्शन। इसमें क्या होता है, हवा की जो गति है, वायु की गति वो 31 किलोमीटर से प्रति घंटे से लेकर के 49 किलोमीटर पर आवर के बीच होती है। इसके बाद इससे जो और जब हवा की स्पीड बढ़ती है तो गहन अवदाब या डीप डिप्रेशन होता है। इसमें क्या होता है, 49 से लेकर के 61 किलोमीटर पर आवर की स्पीड होती है। इसके बाद आपका चक्रवाती तूफान साइक्लोनिक स्टॉर्म के कैटेगरी में आता है। इसमें क्या होती है, स्पीड 61 से 88 किलोमीटर पर आवर की हो जाती है, जिसको निसर्ग नाम दिया जाएगा। जब इस कैटेगरी में आ जाएगा तो इसको निसर्ग नाम दे दिया जाएगा। इससे ऊपर की जो कैटेगरी होती है गंभीर चक्रवाती तूफान की होती है, जिसको सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म कहते हैं। इसमें 88 से लेकर 117 किलोमीटर पर आवर की स्पीड होती है हवा की। और सबसे ऊपर होता है या सबसे गंभीर प्रकृति का जो होता है वो सुपर साइक्लोन होता है। इसमें हवा की जो गति होती है 221 से अधिक होती है, 221 किलोमीटर पर आवर से अधिक की हवा की स्पीड होती है। जैसा कि अभी हाल ही में पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के तट पर जो अम्फान चक्रवाती तूफान टकराया है वह किस कैटेगरी में था, तो वो सुपर साइक्लोन की कैटेगरी में था। तो याद रखिए, जो अम्फान आया था वह सुपर साइक्लोन कैटेगरी में था और जो निसर्ग है यह चक्रवाती तूफान की कैटेगरी में है। इसके अलावा ये जो इस प्रकार के तूफान वगैरह आते हैं या जो भी मौसमी दशाएं होती हैं उनको लेकर मौसम विभाग जो है कई प्रकार की चेतावनी जारी करता है। अब इन किस प्रकार की चेतावनी जारी करता है उसको थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं। तो IMD द्वारा मौसम के खराब होने की तीव्रता के आधार पर मौसम से संबंधित चेतावनी जारी की जाती है। अब ये कौन सी होती हैं, तो इसमें सबसे पहले आता है रेड अलर्ट, जो सबसे सीवियर कैटेगरी का होता है। तो इसमें क्या होता है, जब हवा की गति 130 किलोमीटर पर आवर से अधिक होती है तब रेड अलर्ट जारी किया जाता है। परंतु यहाँ पर अभी क्या है कि अभी हवा की गति इतनी तो है ही नहीं है, तब रेड अलर्ट क्यों जारी किया गया। चूँकि इस प्रकार की जो रेड अलर्ट की चेतावनी होती है उसका जारी करने का एकमात्र आधार जो होता है वायु की गति नहीं होती है। यह भी इसमें देखा जाता है कि इससे कितना नुकसान पहुंच सकता है, तो नुकसान को भी कंसीडर किया जाता है। तो इसलिए यहाँ पर चूँकि जो अभी अवदाब था या जो निसर्ग चक्रवात है वह 130 किलोमीटर पर आवर की कैटेगरी में नहीं आता, फिर भी रेड अलर्ट जारी किया गया है। तो इसलिए क्योंकि उससे नुकसान होने की संभावना ज़्यादा है। इसके बाद जो अगली कैटेगरी आती है वो ऑरेंज अलर्ट आती है। ऑरेंज अलर्ट में क्या होता है कि वायु की गति लगभग 65 से लेकर 75 किलोमीटर पर आवर होती है तथा 55 से लेकर 33
15 से लेकर 33 मिलीमीटर तक तीव्र बारिश होने की भी संभावना इसमें रहती है, तब ऑरेंज अलर्ट जारी किया जाता है। येलो अलर्ट कब जारी किया जाता है? तो येलो अलर्ट क्या होता है, या लोगों को सामान्यतः लोगों को सचेत करने के लिए येलो अलर्ट जारी किया जाता है, और इस क्षेत्र के आपदा से प्रभावित होने की संभावना जो होती है बहुत कम होती है। इसके अलावा येलो वार्निंग जो अलर्ट होता है, इसमें तटीय क्षेत्रों में प्रतिकूल मौसम की संभावना से कम 48 घंटे पूर्व जारी की जाती है। मतलब यह जो येलो अलर्ट है यह 48 घंटे पूर्व जारी की जाती है। अब चौथा जो है ग्रीन अलर्ट। तो ग्रीन अलर्ट में क्या होता है? तो यह क्या होता है, सामान्यतः तब जब संबंधित क्षेत्र को आपदा से कोई खतरा नहीं होता है तो ग्रीन अलर्ट जारी किया जाता है। अब जो इन सबको जारी करता है भारतीय मौसम विज्ञान विभाग, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो इसकी स्थापना जो है वर्ष 1875 में हुई थी। कब हुई थी? वर्ष 1875 में, अर्थात आज़ादी के काफ़ी पहले हुई थी। और स्वतंत्रता के बाद 27 अप्रैल 1949 को यह विश्व मौसम विज्ञान संगठन अर्थात वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का सदस्य बन गया, तथा यह जो है यह पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत प्रमुख एजेंसी। यदि पूछा जाए कि किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है तो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत आता है। और इसका जो प्रमुख कार्य है वह मौसम संबंधी भविष्यवाणी व प्रेक्षण करना तथा भूकंपीय विज्ञान के क्षेत्र में शोध करना इसका प्रमुख कार्य है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में। तो मुख्यालय के अलावा इसके 6 प्रमुख क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र भी हैं, मतलब रीजनल केंद्र हैं। कहाँ पर हैं 6? तो पहला है चेन्नई तमिलनाडु, गुवाहाटी असम, कोलकाता पश्चिम बंगाल, मुंबई और नागपुर महाराष्ट्र में 2 हैं, मुंबई और नागपुर। इसके अलावा नई दिल्ली में भी है। आगे चलते हैं, आगे बात कर लेते हैं हिंदी पत्रकारिता दिवस के संबंध में। यह हिंदी जर्नलिज्म डे यह प्रत्येक वर्ष 30 मई को मनाया जाता है। अब 30 मई को यह क्यों मनाया जाता है? तो 30 मई 1826 को ही पंडित युगल किशोर शुक्ल ने हिंदी के प्रथम समाचार पत्र, जिसका नाम था उदंत मार्तंड, के इसके प्रकाशन को शुभारंभ किया था। तो याद रखिएगा, परीक्षा में यह पूछा जाता है कि हिंदी का प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? तो उदंत मार्तंड था। ठीक है। तथा उदंत मार्तंड का जो शाब्दिक अर्थ है, इसका शाब्दिक अर्थ होता है समाचार सूर्य, और इसका प्रकाशन जो है प्रत्येक सप्ताह मंगलवार को किया जाता था। और इसके केवल 79 अंक ही प्रकाशित हो सके थे, और दिसंबर 1927 में इसको वित्तीय संसाधनों के अभाव में इसका प्रकाशन बंद हो गया। तो 1826 में प्रारंभ होता है और 1827 में यह बंद कर दिया जाता है। क्योंकि वित्तीय संसाधनों के अभाव की वजह से। तथा कानपुर के रहने वाले पंडित युगल किशोर शुक्ल पेशे से वकील के तौर पर कार्य करते थे। और इसके अलावा जो इतिहासकार पंडित युगल किशोर शुक्ल को भारतीय पत्रकारिता का जनक मानते हैं। वहीं बंगाल से हिंदी पत्रकारिता की शुरुआत का जो श्रेय है वो राजा राम मोहन राय को दिया जाता है। इसके अलावा 1826 ईस्वी में पंडित युगल किशोर शुक्ल ने जब पत्रकारिता की शुरुआत की, तब यह कल्पना करना मुश्किल था कि भारत में पत्रकारिता भविष्य में इतना लंबा सफ़र तय कर पाएगी। अब थोड़ी चर्चा हम लोग जब यहाँ पर पत्रकारिता के संबंध बात करें तो भारतीय समाचार पत्रों का जो इतिहास, इसके संबंध में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। तो भारत में प्रेस की जो स्थापना वो पुर्तगालियों ने की थी, और गोवा के पादरियों ने 1557 ईस्वी में पहली पुस्तक छापी थी। तथा 1684 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई में एक मुद्रणालय अर्थात प्रिंटिंग प्रेस लगाया था। इसके अलावा आधुनिक भारतीय प्रेस का जो प्रारंभ है वो 1766 ईस्वी में विलियम बोल्ट्स द्वारा एक समाचार पत्र की प्रकाशन से हुआ था, परंतु ईस्ट इंडिया कंपनी ने उनको क्या करता है, इंग्लैंड भेज दिया था। इसके बाद 1780 ईस्वी में जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने प्रथम समाचार पत्र द बंगाल गजट अथवा द कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर इसको प्रकाशित किया था। तो इस प्रकार से पूछा जाए कि भारत का प्रथम समाचार पत्र कौन सा था, तो द बंगाल गजट था अथवा द कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर था, जो कि इंग्लिश में प्रकाशित किया गया था 1780 में जेम्स ऑगस्टस हिक्की के द्वारा। और ये दूसरा पूछा जाए कि दूसरा भारतीय पत्र कौन सा था, तो इसका नाम था इंडिया गजट, जो कि 1780 में नवंबर 1780 में ही इसको प्रकाशित किया गया था। और किसी भी भारतीय द्वारा अंग्रेजी में प्रकाशित समाचार पत्र जो है वो गंगाधर भट्टाचार्य का साप्ताहिक बंगाल गजट था, जो को इन्होंने 1816 में प्रकाशित किया था। इसके अलावा राम मोहन राय को राष्ट्रीय प्रेस की स्थापना का श्रेय दिया जाता है। अब इनके कुछ जो प्रमुख समाचार पत्र रहे हैं उनके बारे में बात करें तो 1821 में संवाद कौमुदी जो कि बंगाली में प्रकाशित हुई थी। इसके अलावा 1822 में मिरातुल अखबार जो कि फारसी में रही है, ब्राह्मणिकल मैगजीन जो कि अंग्रेजी में थी,
और 1822 में चंद्रिका का प्रकाशन इनके द्वारा जो धार्मिक और जो सामाजिक मुद्दों पर जो इनका विरोध था उसको दर्ज करने के लिए इन्होंने चंद्रिका नामक इसका प्रकाशन किया था। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर को देखा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।